नमस्ते सदा वत्सल्य मातृभूमि जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका टेक्निकल क्लास में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों पहले डिफेंस खबर की बात करते हैं तो वो क्वाड को लेकर आ रही है। जापान की राजधानी टोक्यो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापान के पीएम फूमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलिया के नए पीएम एंथनी अल्बनीज ने क्वाड सम्मेलन में हिस्सा लिया। कहा जा रहा है कि क्वाड की मीटिंग के दौरान हिंद प्रशांत क्षेत्र में विकास और वैश्विक मुद्दों के बारे में काफी चर्चा की गई है और इस बैठक को लेकर चारों देशों के नेताओं ने एक साझा बयान भी जारी किया। इस बयान के मुताबिक भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में यथास्थिति को बदलने और तनाव बढ़ाने की कोशिश करने वाले किसी भी जबरदस्ती, भड़काऊ या एकतरफा कार्रवाई का कड़ा विरोध किया है। साथ ही इन देशों के नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती हठधर्मिता के बीच अंतर्राष्ट्रीय नियम आधारित व्यवस्था को कायम करने के लिए अपने संकल्प को मजबूत करने की पुष्टि की है। इस संयुक्त बयान के मुताबिक क्वाड सदस्य देशों ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के लिए करीबन 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर आवंटित करने का भी संकल्प लिया है। साथ ही इस बैठक के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि क्वाड के स्तर पर हमारे आपसी सहयोग से मुक्त, खुले और समावेशी इंडो पैसिफिक क्षेत्र को प्रोत्साहन मिल रहा है, जो हम सभी का साझा उद्देश्य भी है। इसके अलावा दोस्तों क्वाड नेताओं ने संयुक्त बयान में कहा कि हम इस बात की पुष्टि करते हैं कि वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में हम सभी आतंकवादी समूहों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करेंगे। इसमें वे व्यक्ति और संस्थाएं भी शामिल हैं जिन्हें यूएनएससी के प्रस्ताव 1267 के अनुसार नामित किया गया है। क्वाड नेताओं ने कहा कि हम मुंबई में हुए 26 से 11 हमलों और पठानकोट हमलों सहित अन्य आतंकवादी हमलों की एक बार फिर से निंदा करते हैं। दोस्तों यहाँ पर भले ही क्वाड का जो उद्देश्य है वो चीन को रोकना है, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कई सालों से इस आतंकवाद और वैश्विक आतंकवाद का मुद्दा उठाता रहा। आज अमेरिका जैसे देश को भी ये बात माननी पड़ गई कि वाकई में वैश्विक आतंकवाद एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया, जिसका असर खुद अमेरिका ने भी झेला है। और यही वजह है कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो छवि बनी है और जो भारत ने हमेशा से आतंकवाद का विरोध किया है, आज सारे देश भारत के साथ खड़े हैं। तो यही होती है कि एक देश की इमेज बनाना कि किस बात पर अड़ जाना और उस बात को मुद्दा बना देना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबको एक ही मंच पर ला खड़ा करना, ये भारत ने करके दिखाया है। अगली खबर एलएसी से आ रही है। अरुणाचल प्रदेश से लेकर हिंद महासागर क्षेत्र तक चीन के मोर्चों पर सभी तरीके की तैयारियों को भारत मजबूत कर रहा है। भारतीय रक्षा बलों की चारों ऑपरेशनल कमांड किसी भी दुस्साहस के खिलाफ एक मजबूत मुक्का बनाने के लिए आपस में संयुक्तता और एकीकरण बढ़ाने के कदमों पर चर्चा कर रही है और इसके लिए वो सब साथ में आ चुके हैं। कहा जा रहा है कि 4 कमांड जो कि एक साथ आई हैं और इन्हें टेट्रा कहा जाएगा। इसमें कोलकाता स्थित पूर्वी सेना कमान, विशाखापत्तनम स्थित पूर्वी नौसेना, शिलोंग स्थित पूर्वी वायुसेना और पोर्ट ब्लेयर देश की एकमात्र त्रिसेवा अंडमान और निकोबार शामिल हैं। इन कमांडों के कदम को एकीकरण थिएटर के निर्माण यानी कि इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड के रूप में एक मजबूत कदम के रूप में देखा जा रहा है। बता दें कि उत्तर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर मध्य में बंगाल की खाड़ी के साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में देश के सबसे दक्षिणी भूभाग तक देश की सुरक्षा के लिए 4 कमांड जिम्मेदार हैं और इन सभी क्षेत्रों को चीन की तरफ से खतरा भी है। और चीन के साथ 2 साल पहले शुरू हुए सैन्य गतिरोध के मद्देनजर उच्च स्तरीय ऑपरेशनल तैयारियां शुरू की गई हैं और पिछले कुछ सालों में भारत सरकार ने अपनी फोर्सेस के लिए यानी कि अपने बलों के लिए बुनियादी ढांचों के निर्माण के मामले में उत्तर पूर्व क्षेत्र को काफी मजबूत भी किया है। और इस क्षेत्र में Su-30 MKI लड़ाकू बेड़े का सपोर्ट यानी कि समर्थन करने के लिए हाशिमारा में राफेल लड़ाकू जेट की एक स्क्वाड्रन भी तैनात कर दी गई है। और वायुसेना के लिए अगले कुछ हफ्तों में असम सेक्टर में S-400 वायु रक्षा प्रणाली को शामिल किए जाने की योजना बनाई गई है। सेना की तैनाती को मजबूत किया गया है क्योंकि 17 माउंटेन स्ट्राइक कोर अब पूरी तरह से पूर्वोत्तर में आक्रामक अभियानों के लिए डेडिकेटेड यानी कि समर्पित कर दी गई है। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख सेक्टर में पिछले 2 सालों से सैन्य गतिरोध चल रहा है। दोनों पक्षों के बीच मुद्दा सुलझाने के लिए कई स्तर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन नतीजा 0 निकला। ऐसे में चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी के किसी भी दुस्साहस को रोकने के लिए भारत कोई मौका नहीं ले रहा है। यानी कि दोस्तों 4 कमांड अब एक साथ आ चुकी हैं जिन्हें टेट्रा कहा जा रहा है। इसका साफ मतलब है कि चीन किसी भी तरीके से अगर भारत को चुनौती देता है तो ये जो 4 कमांड है वो एक साथ मिलकर चाइना का मुकाबला करेंगी। अगली खबर भारतीय वायुसेना को लेकर आ रही है। दोस्तों ईस्टर्न एयर कमांड के प्रमुख ने हाशिमारा एयरबेस से राफेल विमान से उड़ान भरी है। दरअसल राफेल की दूसरी स्क्वाड्रन यहाँ पर तैनात की गई है जिसे कि ईस्टर्न सेक्टर में चीन के खिलाफ तैनात किया गया है। भारतीय वायुसेना के इस एयरबेस की जद में चाइना के कई एयरफील्ड्स हैं जो कि तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में मौजूद हैं।
दोस्तों अगली खबर प्रोजेक्ट वेदा को लेकर आ रही है। डीआरडीओ के अंतर्गत वेदा प्रोजेक्ट के डायरेक्टर जी ने कहा कि प्रोजेक्ट वेदा भारत का पहला डिफेंस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होगा। दोस्तों कहा जा रहा है कि प्रोजेक्ट वेदा भारत के जो सिविलियन एजेंसी है जैसे कि इसरो है जो कि स्पेस प्रोग्राम को आयोजित करता है, इसे उससे अलग रखा जाएगा। दरअसल इस प्रोजेक्ट वेदा के तहत केवल डिफेंस सैटेलाइट्स यानी कि सैन्य सैटेलाइट्स को ही लॉन्च किया जाएगा, वो भी काफी शॉर्ट नोटिस में। दोस्तों ऐसा इसीलिए भी कि अगर गलती से कोई दुश्मन हमारे सैटेलाइट्स को अपने एंटी सैटेलाइट से निशाना बनाता है, ऐसे में तुरंत और शॉर्ट नोटिस पर मिलिट्री सैटेलाइट को तुरंत लॉन्च कर दिया जाएगा। आर्म फोर्सेस का जो संचार तंत्र है वो फिर से बरकरार रखा जा सके। इसलिए दोस्तों प्रोजेक्ट वेदा ये एक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होगा। अगली खबर भारतीय वायुसेना को लेकर आ रही है। दोस्तों भारतीय वायुसेना ने एक टेंडर यानी कि निविदा जारी की है 100 LA-100 फ्लाइंग हेलमेट्स के लिए, जिन्हें कि भारतीय वायुसेना ने अपने मिराज और लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस के लिए दिया है। LA-100 एक हल्का वजन वाला हेलमेट है जिसका डुअल वाइजर और हाई ऑप्टिकल क्वालिटी है। साथ ही साथ ये यूवी और इंफ्रारेड प्रोटेक्शन के साथ भी आता है जो कि हाई लेवल पैसिव नॉइस रिडक्शन भी करता है। दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारत ने एक बार फिर से नोटम जारी किया है एक एक्सपेरिमेंटल फ्लाइट व्हीकल के लिए। बता दें कि ये नोटम 1 जून से 3 जून के बीच आयोजित किया जा सकता है और इसका जो क्षेत्रफल है वो 330 किलोमीटर रखा गया है। कहा जा रहा है कि ये पहला टेस्ट हो सकता है रुद्रम 2 एंटी रेडिएशन मिसाइल का, जिसकी रेंज 300 किलोमीटर होगी, जो कि दुश्मनों के मजबूत सैन्य मिलिट्री इंस्टॉलेशन और फैसिलिटीज को लंबे स्टैंड ऑफ दूरी से खत्म कर देगी। अगली खबर की बात करते हैं तो वो इंडो इजरायली जॉइंट वेंचर को लेकर आ रही है। दोस्तों इंडो इजरायली जॉइंट वेंचर अडानी एल्बिट एडवांस सिस्टम इंडिया लिमिटेड ने थॉर मल्टी रोटर लो एल्टीट्यूड वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग यूएवी का परीक्षण किया है भारतीय सेना के लिए, वो भी हाई एल्टीट्यूड एरिया में। बता दें कि थॉर यूएवी में कई तरीके की विशेषताएं जैसे कि रियल टाइम एचडी डेटा लिंक, कंट्रोल सॉफ्टवेयर और ये एक वाइड रेंज सर्विलांस और रिकॉग्निशन मिशन में काम आएगा। दोस्तों अगली खबर फिलीपींस की एयरफोर्स को लेकर आ रही है। दरअसल फिलीपींस की एयरफोर्स अब चाहती है कि वो अपने फाइटर जेट्स की संख्या बढ़ाए, क्योंकि फिलीपींस को आए दिन चीन से खतरे मिलते रहते हैं। ऐसे में फिलीपींस की योजना है कि वो 12 फाइटर जेट्स को खरीदेगा। बता दें कि फिलीपींस की नेशनल डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा कि वो अमेरिकी F-16 विमान को इसीलिए नहीं खरीद सकते क्योंकि वो काफी महंगा है। और रही बात ग्रिपिन की, तो ग्रिपिन की पर यूनिट कॉस्ट है $80 मिलियन, जिसकी वजह से फिलीपींस एयरफोर्स अब दूसरे विकल्पों को तलाश रही है। ऐसे में भारत की HAL ने यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अपने तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट का उनको ऑफर दिया है, जिसकी सारी जानकारी फिलीपींस को आने वाले समय में दी जाएगी। फिलीपींस में भारतीय राजदूत ने वहां के मंत्रियों के साथ भी बातचीत की है। अगर तेजस मार्क 1A फाइटर जेट की पर यूनिट कॉस्ट की बात करें तो यह $42 मिलियन का पड़ेगा, जिसका मतलब यह है कि फिलीपींस भारत से ये 12 एयरक्राफ्ट खरीद सकता है लॉकहीड मार्टिन और साब के एयरक्राफ्ट के आधे दामों पर। बता दें कि फिलीपींस की एयरफोर्स कोरियन FA-50 का इस्तेमाल कर रही है। और सबसे खास बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि तेजस और FA-50 में कुछ समानताएं भी हैं, जैसे कि इंजन और इजरायली रडार, जो कि इस डील को और भी आकर्षक बनाती है। अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है भारतीय नौसेना को लेकर। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि 2 बोइंग FA-18 भारत आ गए थे, अब वे इस हफ्ते अपनी ड्रिल करेंगे। बोइंग ने इन दोनों ही एयरक्राफ्ट में कुछ सॉफ्टवेयर और मैकेनिक्स चेंज भी किए हैं। FA-18 पहले इसकी जंप टेक ऑफ करेगा, वो भी बिना पेलोड के साथ, और उसके बाद ये 2 डमी हार्पून मिसाइलों को लेकर उड़ान भरेगा। बोइंग ने कहा कि FA-18 अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित तो करेगा ही, साथ ही ये MS-60 एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर और P-8I एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट के साथ भी जुड़ेगा, जिससे कि भारतीय नौसेना की ऑपरेशनल क्षमता बेहद आसान हो जाएगी। वहीं कुछ अधिकारियों ने कहा कि भारतीय नौसेना राफेल M और FA-18 इन दोनों में से उसी को चुनेगी जो काफी विश्वसनीय होने के साथ साथ जिसका ग्रोथ प्लान भी अच्छा खासा हो। ऐसे में दोस्तों फ्रांसीसी राफेल M के साथ सबसे खास बात यह है कि भारतीय वायुसेना राफेल विमानों को ऑपरेट करने लगी है। इसके अलावा भारत आने वाले समय में 114 राफेल F-4 विमान भी खरीद सकता है। इसीलिए दोस्तों 26 राफेल M अगर भारतीय नौसेना लेती है तो ये डील काफी सस्ती होगी। आपको क्या लगता है दोस्तों इस बारे में? कौन सा एयरक्राफ्ट बेहतर होगा? मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।